तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं समरी ऑफ एसएफएम। यानी कि आपका जो एसएफएम का सफ़र है वो ख़त्म होता है। हमारा पूरा कोर्स एसएफएम का ख़त्म हो चुका है। ये जो लास्ट वीडियो है जो कि है समरी ऑफ एसएफएम, इसमें मैंने कोशिश की है कि जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े इन दी एसएफएम कोर्स वो कैसे एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ये मैं आपको समझा सकूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी एसएफएम की जर्नी स्टार्ट हुई थी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर के साथ, जहाँ पर मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट साइकिल, जो कि कुछ इस तरीके से होता है कि आपकी कुछ इनकम होती है विच इज़ इन दी नेचर ऑफ एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो आप पूरे एफर्ट्स के साथ पूरा दिन भर उसमें मेहनत करते हैं और इनकम कमाते हैं। पैसिव इनकम का मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारे एसेट्स जिसको आपने रेंट पे चढ़ा दिया है मान के चलो, और उससे आपको इनकम आ रही है, मान के चलो रेंटल इनकम आ रही है। तो पैसिव इनकम का मतलब है कि आप घर बैठे पैसे कमा रहे हो, उसके लिए आप डेली बेसिस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, यानी कि एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। एक बार आपने अपने फ्लैट को, मान के चलो आपके पास एक एसेट था जो कि फ्लैट है, उसको आपने रेंट पे चढ़ा दिया। अब हर महीने आपको रेंटल आता है। तो एक बार आपने एफर्ट्स डाल दिया, अब आपको डेली बेसिस में उस फ्लैट से रेंट पाने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं डालना पड़ रहा। तो सिंस अभी कुछ एफर्ट्स नहीं डालना पड़ रहा लेकिन फिर भी आपको इनकम हो रही है, दैट इज़ दी पैसिव इनकम। तो हर बंदा या तो एक्टिव इनकम कमाता है या तो पैसिव इनकम कमाता है। उसमें से अपने खर्चे काटता है, यानी कि एक्सपेंसेस काटता है, तो उसको कुछ ना कुछ सेविंग्स होती है। फिर उस सेविंग्स में से कुछ पोर्शन वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और उसका जो रिटर्न आता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आता है वो उसके इनकम का पार्ट बन जाता है। तो एक साइकिल, इन्वेस्टमेंट साइकिल। अगर मान के चलो किसी के खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो उसकी सेविंग्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, उन सेविंग्स को बचा के रखेगा, मान के चलो एफडी बना के रखेगा। और किसी के इनकम बहुत ही ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो बहुत सारी सेविंग्स हो रही होगी। अगर बहुत सारी सेविंग्स हो रही हैं तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करेगा। तो ये सारी बातें हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में डिस्कस की। जहाँ हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, अब वहाँ पर हमको ये देखना है कि मैं कौन से इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाऊं, यानी कौन सी सिक्योरिटी में पैसा लगाऊं। यानी कि मैं सिक्योरिटी एनालिसिस करना चाहता हूँ, दैट इज़ आई वांट टू सिलेक्ट अ सिक्योरिटी। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और इसी के साथ हम अपने सेकेंड चैप्टर में चले गए विच वॉज सिक्योरिटी एनालिसिस, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि कौन से इन्वेस्टमेंट में, यानी कि कौन से सिक्योरिटी में हमको पैसा लगाना चाहिए। सिक्योरिटी एनालिसिस हमें ये बताता है कि दो तरीके से, यानी कि दो अलग अलग अप्रोच हैं टुवर्ड्स द सिक्योरिटी एनालिसिस। वन इज़ फंडामेंटल एनालिसिस, अनदर इज़ टेक्निकल एनालिसिस। मतलब ये एनालिसिस करके आप डिसाइड कर पाओगे कौन सी सिक्योरिटी में पैसा लगाएं। फंडामेंटल एनालिसिस ये बताता है कि कोई भी सिक्योरिटी, मतलब जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, उसका जो प्राइस है ना, उसकी सिक्योरिटी की प्रेजेंट वैल्यू होती है, जो कि दो हो सकती है, या तो IV0 हो सकती है या तो P0 हो सकती है। यानी किसी भी सिक्योरिटी की प्रेजेंट वैल्यू की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो या तो वो IV0 होगा या तो P0 होगा। P0 का मतलब है एक्चुअल प्राइस इन दी मार्केट, मतलब मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट कितने का पड़ेगा मेरे को एक्चुअली में, दैट इज़ P0। मतलब अगर कोई शेयर है, उसका प्राइस 100 रुपये मार्केट में चल रहा है, तो मुझे 100 रुपये देना पड़ेगा टू अक्वायर दैट शेयर, यानी कि मुझे 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो 100 रुपये तो मेरे एक्चुअली में जाएंगे, लेकिन मेरे जाने कितने चाहिए, यानी कि वॉट शुड बी द प्राइस ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट, यानी कि वॉट शुड बी द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, ये हमें IV0 बताता है, जिसे हम इंट्रेंसिक प्राइस, थ्योरेटिकल प्राइस, शुड बी प्राइस, ट्रू वैल्यू या फेयर वैल्यू कहते हैं। तो हर इन्वेस्टमेंट का, यानी हर सिक्योरिटी का या तो IV0 होता है या P0 होता है, यानी कि उसकी एक एक्चुअल प्राइस अलग होती है और शुड बी प्राइस अलग होती है। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी थी सिक्योरिटी एनालिसिस में। इसके बाद जब इन्वेस्टमेंट, यानी कि सिक्योरिटी शेयर्स की हम बात करते हैं, इसी के साथ हमारे तीसरे चैप्टर में हम चले गए विच वॉज इक्विटी वैल्यूएशन, जहाँ पर हम लोग शेयर्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। शेयर्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, यानी कि शेयर्स की IV0 निकालते हैं या तो शेयर्स की P0 निकालते हैं, जिसमें हमने अलग अलग अप्रोचेस देखे, अलग अलग मेथड्स देखे। लेकिन हम क्या कर रहे थे, हम इक्विटी का वैल्यूएशन कर रहे थे, यानी शेयर्स का वैल्यूएशन कर रहे थे। मैंने वहाँ पे बताया था कि वैल्यूएशन वर्ड कोई भारी वर्ड, कोई टफ वर्ड नहीं होता, उसका सिंपल सा मीनिंग होता है जिस भी सिक्योरिटी की बात चल रही है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना। यानी अगर मैं इक्विटी वैल्यूएशन बोल रहा हूँ तो इक्विटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालना, यानी कि शेयर्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालना। और किसी भी सिक्योरिटी की प्रेजेंट वैल्यू या तो P0 होती है या तो IV0 होती है। ठीक है,
अब IV0 एंड P0 अगर आप एक शेयर का निकाल रहे हो तो उसे हम इक्विटी वैल्यूएशन कहते हैं। एंड IV0 एंड P0 अगर आप सारे के सारे शेयर्स का निकालते हो तो इसी के साथ हमारे चौथे चैप्टर में हम चले गए, विच वॉज मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, जहाँ पर हम एक्चुअल वैल्यू ऑफ इक्विटी या फिर इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते थे। वैल्यू ऑफ इक्विटी का मतलब होता है जो भी उसकी प्राइस है, यानी कि शेयर की प्राइस है, उसको आप नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर लो और उसमें जोड़ दो वैल्यू ऑफ डेट, तो आ जाता है वैल्यू ऑफ बिजनेस। और अगर मर्जर एंड एक्विजिशंस की बात चल रही है और एक कंपनी को दूसरी कंपनी परचेज करनी है तो पहली कंपनी के लिए दूसरी कंपनी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट होगी, है ना। अगर मैं अक्वायरर हूँ और मुझे कोई कंपनी परचेज करनी है, यानी अक्वायर्ड कंपनी परचेज करनी है, यानी एक तरीके से मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। तो सिंस मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ मुझे उसका वैल्यूएशन चाहिए, यानी कि कंपनी का वैल्यूएशन चाहिए, जो कि हम मर्जर्स एंड एक्विजिशन चैप्टर में देखे थे। तो इस तरीके से ये लिंक्ड है इक्विटी वैल्यूएशन के साथ भी और सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर के साथ भी। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात आती है और सिक्योरिटी हम लोग बॉन्ड्स लेके चलते हैं, वहाँ पर हम बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर डिस्कस करते हैं, यानी कि बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू IV0 हो सकती है या P0 हो सकती है। जब हम RE यूज़ करते हैं, यानी कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यूज़ करते हैं, तो IV0 निकल के आता है। जहाँ पे हम ER यानी कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यूज़ करते हैं, वहाँ पर P0 निकल के आता है। हमने यहाँ पर YTM देखा था, यानी कि यील्ड टू मैच्योरिटी देखा था, विच इज़ नथिंग बट द ER। तो बॉन्ड का वैल्यूएशन सिंपली होता है बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू निकालना, यानी कि IV0 निकालना या P0 निकालना। ये सारी चीज़ें हमने बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर में डिस्कस की थी। उसके बाद जब ये इन्वेस्टमेंट यानी कि सिक्योरिटी अंडरलाइंग एसेट कहलाता है, तब हम उसके अगेंस्ट में एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की बात करते होते हैं, यानी कि फ्यूचर्स हो गया, ऑप्शंस हो गया, फॉरवर्ड हो गया या स्वैप हो गया। यानी कि जितने इन्वेस्टमेंट या सिक्योरिटी की मैं बात किया अभी, उसको अगर हम अंडरलाइंग एसेट बना देंगे तो उससे बना हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, विच कैन बी फ्यूचर्स, विच कैन बी ऑप्शंस, विच कैन बी फॉरवर्ड और विच कैन बी स्वैप्स। तो यहाँ से हमारा चालू हुआ था डेरिवेटिव चैप्टर, और यहाँ पर भी हमने IV0 और P0 को नहीं भुलाया, यानी कि यहाँ पर भी हमने ये चीज़ देखी थी कि एक्चुअल फ्यूचर प्राइस अलग होती है, थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस अलग होती है, यानी कि P0 अलग होता है, IV0 अलग होता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखे थे कि थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस अलग होता है, एक्चुअल फॉरवर्ड प्राइस अलग होता है, थ्योरेटिकल फॉरवर्ड रेट अलग होता है, एक्चुअल फॉरवर्ड रेट अलग होता है। इस तरीके की बातें हमने की थी। यानी IV0 और P0 यानी कि सिक्योरिटी एनालिसिस का जो रोल है वो डेरिवेटिव चैप्टर में भी है। जहाँ पर अंडरलाइंग एसेट आपके करेंसीज यानी कि रुपीज़, डॉलर्स, येन, पाउंड एक्सेट्रा होते हैं, उसी के साथ हमारा फॉरेक्स चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, जहाँ पर मैंने बताया था कि जो करेंसीज है, मतलब रुपीज़, डॉलर, पाउंड, उसको आप एक प्रोडक्ट लेके चलो, यानी कि दैट इज़ नॉट अ मनी, दैट इज़ प्रोडक्ट, यानी एक प्रोडक्ट दिया दूसरा प्रोडक्ट लिया। ये सारी बातें हमने फॉरेक्स चैप्टर में की थी। साथ ही साथ यहाँ पर डेरिवेटिव्स का भी रोल था, यानी कि हमारे अंडरलाइंग एसेट हुआ करते थे करेंसीज, यानी कि रुपीज़, डॉलर, पाउंड, येन, उससे बना हुआ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। वहाँ पर था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी ऑप्शंस, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से फॉरेक्स चैप्टर और डेरिवेटिव चैप्टर आपस में लिंक्ड हैं। इसके बाद हमने एक और चैप्टर देखा था जहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा था, यानी कि ये जो एनालिसिस है सिक्योरिटी का एनालिसिस कि मुझे कौन सी सिक्योरिटी में पैसा लगाना चाहिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मैं इतना दिमाग भी नहीं लगाना चाहता। मेरे पास बहुत सारे पैसे पड़े हैं, यानी मेरी बहुत सारी सेविंग्स है। मुझे आप बता दो कहाँ पर पैसा लगाना चाहिए, या फिर आप मेरे पैसे रख लो और मुझे अच्छा सा रिटर्न कमा के दे दो। ये कंसेप्ट हमने देखा था म्यूचुअल फंड्स में, जहाँ पे ऐसे लोग जिनको नॉलेज नहीं है, यानी कि उनके पास टाइम भी नहीं है और नॉलेज भी नहीं है ये पता करने का कि कौन सी सिक्योरिटी में पैसा लगाएं, यानी कि वो नहीं करना चाहते फंडामेंटल एनालिसिस और वो नहीं करना चाहते टेक्निकल एनालिसिस, उनके लिए हम म्यूचुअल फंड्स लेके आए, जहां पर म्यूचुअल फंड मैनेजर ये सारी बातों का ध्यान रखता है, यानी फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, कौन सी सिक्योरिटी में पैसा लगाएं, कब लगाएं, कितना लगाएं, ये सारी बातें फंड मैनेजर देखता है। यानी कि सिक्योरिटी में पैसा वो लगाता है, हमें बस अच्छा सा रिटर्न कमा के दो जो कि मेरे इनकम का पार्ट बन जाए, यानी कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे कमा के देगा म्यूचुअल फंड मैनेजर, वो मेरे इनकम का पार्ट बन जाए। तो सिंस मुझे नॉलेज नहीं है और मुझे टाइम भी नहीं है, मेरे पास बहुत सारा सेविंग्स है और इस सेविंग्स को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, यानी कि इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनाना चाहता हूँ जिससे कि मेरी इनकम और बढ़े।
तो म्यूचुअल फंड मैनेजर मेरी हेल्प करता है मेरे गोल को अचीव करने में। तो इस तरीके से हमने म्यूचुअल फंड चैप्टर डिस्कस किया था, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो हो रही है बट मेरे द्वारा नहीं हो रही, मेरे पैसे लग रहे हैं और मुझे सिर्फ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट से मतलब है। उसके बाद हमने थ्योरी चैप्टर डिस्कस किए, जैसे कि फाइनेंशियल पॉलिसी हो गया, सिक्योरिटाइजेशन हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, स्टार्टअप फाइनेंस हो गया। तो ये हमारे कुछ थ्योरी चैप्टर्स थे, जहाँ पे एक एक चैप्टर को हमने डिस्कस किया और साथ ही साथ मैंने अंत में आपको बताया कि थ्योरी को कैसे डील किया जाए, थ्योरी को कैसे टैकल किया जाए। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर्स का, यानी कि #road to 5K। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।